हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे? ठीक। चलिए, अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बच्चे तो देख ही रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद अब फिर पढ़ेंगे, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए क्या है कि लॉकडाउन तो खुल रहे हैं कहीं ना कहीं, उस चक्कर में हम लोग अपना साल बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें से ऐसे कुछ बच्चे रहेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, सिंसियरली जो पढ़ा हुआ है तो समझ में भी आ रहा है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग कमेंट भी दे रहे हैं, तो आपको एकदम डिट्टो आंसर सही आ रहा है, ठीक है। वो भी अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उसमें डिफरेंस ये होगा कि जब क्लासेस मेन स्टार्ट होगी लॉकडाउन के बाद, तो आपका प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और बाकी बच्चों ने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, तो फिर उनको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी और आप पता चला कि वेक्टर स्केलर वेक्टर ही कर रहे हैं। तो अभी ये फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, ये कोई चार्ज नहीं है इस क्लासेस का, और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा आपको ऐसा सजेशन रहेगा कि बच्चों आप थोड़ा सीरियसली होकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो कहीं ना कहीं है। अगर आपने नीट जेई का प्लान किया हुआ है या फिर आपने एनडीए का भी प्लान किया हुआ है, एससीआरए का प्लान किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी अगर यहाँ से पढ़ाई हो ही रही है डायरेक्टली और बच्चों को समझ भी रहा है, बराबर लोग आंसर भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। मैंने हर जगह का एक ग्रुप बनाया हुआ है, हर एक स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है और सबके ग्रुप से मैं ये लिंक भेजा हुआ है। तो मेरा ये है कि आप इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, और हालांकि मैं लॉकडाउन में लेक्चर देने नहीं आया हूँ, बट यही बता रहा हूँ कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ये फालतू का टाइम बैठ के वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दूसरा एक अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जल्दी ही बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो उसमें वही बच्चे अपीयर होंगे, वही बच्चे लाइव क्लास में रहेंगे जो बच्चे कंफर्म रहेंगे। ऐसे फालतू का पीरियड हमको जमा यहाँ पे नहीं करना है। बट ये है कि हमारा गुडविल है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। ये जो चीजें फ्री मिलती है वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, फिर अपन को बुरी लगने लग जाती है, ठीक है। तो चलिए, अब ज्यादा बकवास नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, वेक्टर्स के क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। तो वेक्टर्स के क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल वाले हम लोगों ने लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, ये लाइक ऐसा, एंड देन ये 45 डिग्री से टर्न हो जा रहा है और बी पॉइंट पर पहुंचा। तो ए है और ये बी है और ये ऐसा गया है। ये मान लीजिए 5 मीटर चलता है, ये 2 मीटर चला है एंड ये 4√2 मीटर चला है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये चेक करते हैं। तो क्या करना है बच्चों, जब भी वो टर्न होगा एंगल अदर देन 90, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट एक इधर पे होगा और एक इधर पे होगा, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जिधर पे थीटा होता है उधर पे क्या लेते हैं, कॉस, और जिधर पे थीटा नहीं रहता उधर पे क्या लेते हैं, साइन। तो इधर पे कितना हो जाएगा, 4√2 साइन 45, और इधर पे क्या होगा 4√2 कॉस 45। तो 4√2 1/√2 होता है साइन 45, √2 ने √2 को मार दिया, कितना आ गया 4, और ये भी कितना होता है 1/√2, तो √2 और 1/√2 कैंसिल, तो ये भी कितना आएगा 4। अब क्या करो, यहाँ पे ओरिजिन मानो, ओरिजिन माना सर यहाँ पे, तो कितना गए हम लोग 5, तो क्या लिखेगा ए बी वेक्टर इक्वल टू 5i कैप। फिर यहाँ पे ओरिजिन माने तो नीचे गया है, कितना गया है 2 मीटर, तो कितना लिखेगा -2j, जो कि जे डायरेक्शन में गया है। फिर -2 तो ये गया है, लेकिन इसकी वजह से ऊपर 4 आया है, कितना आया है 4 ऊपर आया, तो क्या लिखेगा +4j लिखेगा। फिर अब अगर हमने ये ले लिया तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ही तो कंपोनेंट ये और ये है, इसके ही तो कंपोनेंट ये वाला 4 और ये दूसरा वाला 4,
तो वर्टिकल में 4 और हॉरिजॉन्टल में 4 इसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है जो 45 डिग्री से टर्न हुआ था। तो हमें इसको लेने की अब जरूरत नहीं है, हमको इसको नहीं लेना था, तभी तो हमने इसको रिजॉल्व किया था। तो -2j और +4j, -2j + 4j क्यों हुआ? क्योंकि -2 तो वो आया था और +4j किसकी वजह से ऊपर गया है? ये टर्न की वजह से, ठीक। और फिर ये वाला कितना है? +4 और ये कितना है? i कैप। तो 5 और 4 9, तो 9i कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 - 2 कितना हो जाएगा? +2j कैप। अब जब ए बी का हमको मॉड निकालना होगा बच्चे, तो हो जाएगा √81 और +4, तो 9 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 85। एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है और समझ में भी आ गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, ए पॉइंट से चला है, ये 2 मीटर चला है और ये फिर कितना चला है? ये 3 मीटर चला है। एंड देन ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री टर्न हो जाता है और 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना है। ए बी डिस्प्लेसमेंट बताना है सर, ठीक है। ए बी डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आ जाइए, ओरिजिन देन यहाँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सर ये टर्न हो गया है, तो जब ये टर्न होगा तो क्या होगा? इसके कंपोनेंट होंगे। तो ये इधर पे है, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे होगा ना, ये क्या जाएगा? एक राइट में जाएगा और एक नीचे जाएगा। ये कितना है? 5 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 cos 37। इधर पे कितना आएगा? 5 sin 37। तो sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। हो जाएगा 5 × 3/5। ये कैंसिल, तो इधर पे कितना आएगा? 3 और 4/5 में से ये 5 कैंसिल, तो कितना आएगा? 4। दैट इज ऐसा लिख सकते हो इसको 4/5। 5 कैंसिल, कितना मिला? 4, ठीक। अब क्या करो? अब आप मेथड यूज कर लो। तो मेथड क्या है सर? ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये -2j, बहुत बढ़िया। फिर प्लस कितना? +3i। फिर प्लस कितना? माइनस, है ना, माइनस कितना? 3j। तो -3j और ये वाला किधर पे है? 4, तो +4i। तो 4 और 3 7i कैप, -3 - 2 कितना? -5j कैप। जब हमको ए बी का मॉड निकालना होगा तो क्या करो? √7 का स्क्वायर और +-5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 49 और प्लस कितना? 25। तो कितना हो जाएगा? 4 तो 6, 1 7, 74, है ना। 9 5 14 और 4 तो 6 1 7, तो 74। ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, ये 2 मीटर गया है, पॉइंट से एक पार्टिकल है, फिर नीचे गया है, ये 4 मीटर गया है, और फिर ये 7 मीटर गया है, और फिर ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री 10 मीटर जाता है और ये पॉइंट बी पे पहुंचता है, ठीक है। तो आपको निकालना है वेक्टर ए बी का मॉड, ठीक है। तो ये आप निकालिए अच्छे से, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डीपीपी जो आपको डाली हुई है उसमें से जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं वो कर लीजिए। आज तो हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं वेक्टर की, देन हम लोग डीपीपी को ही डिस्कस कर देंगे। तो जिनके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाएगा। देन डॉट प्रोडक्ट बचेगा, क्रॉस प्रोडक्ट एंड लैमिज थ्योरम बचेगा, तो फिर हम लोग वो पढ़ेंगे, ओके। आइए, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन से मतलब प्रोजेक्टर मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
लाइक हमने ऐसे, आप समझो, मान लो ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और यहाँ पे बल्ब ऑन कर दीजिए, ठीक है, तो इसका जो शैडो बनेगा तो यहाँ तक बनेगा, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलरली अगर आप यहाँ से लाइट ऑन किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लाइट पड़ेगा, जिसका शैडो बनेगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर बी है और ये क्या है, वेक्टर ए है और ये क्या है, थीटा। तो अब ये लिखेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करो कि यहाँ से इसके हेड से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो जो ये लाइन होगी वही क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो इसका कंपोनेंट है, इसका क्या है, कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा, बी पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, इधर पे आएगा ए कॉस थीटा और ये क्या आएगा, बी साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो ए का दो कंपोनेंट मिला, एक ए कॉस थीटा मिला और एक ए साइन थीटा मिला। ए साइन थीटा से हमको अभी मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं, हमको प्रोजेक्शन नहीं लेना, हमको लेना है प्रोजेक्शन, एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा। ठीक, अगर यहीं पर आपको ऐसा दे दे, दूसरा केस अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है, यहां से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये थीटा मान लीजिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या है, ये वाला है, ये इसका शैडो है। शैडो कितना है, बी कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन आई होप आपको क्लियर है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ले लेना है। किस पर लेना है, जिस वेक्टर पे पूछेगा। किसका पूछेगा, मान लीजिए ए का पूछेगा तो ए कॉस थीटा होगा, बी का पूछेगा तो बी कॉस थीटा होगा। किस पर पूछेगा, दूसरे वेक्टर पे पूछेगा तो वहीं पे ले लेंगे। मतलब इस मान लीजिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहाँ पे पूछ रहा है, बी पर, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो कितना हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए कॉस थीटा। अगर मान लीजिए बी का ए पर पूछ रहा है तो ए और बी का बीच का एंगल देखिए, बी और ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो बी का प्रोजेक्शन ए पर कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा क्लियर है, इसमें कुछ हैवी चीज है नहीं बताने के लिए, तो अपन ने ये देख लिया। चलिए थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो माने हम लोग क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये कितना है, 37 डिग्री, ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए है। तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो क्या लेगा, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस 37, तो बी इंटू 4/5, तो क्या लिखेगा, 4/5, एंड दैट इज आंसर। समझे। चलिए फिर हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और ये कौन है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए और इसके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अब समझो बात को कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका प्रोजेक्शन लेना है हर बार ऊपर ही रहेगा, नीचे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे अपन देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे लेना है, सॉरी ऐसे लेना है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला आएगा। तो ये कितना आएगा, ए कॉस 30 आएगा। तो इक्वल टू क्या लिखेगा, ए कॉस 30, ए इंटू √3/2, √3a अपॉन 2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन और थोड़े। अब जैसे मान लीजिए आपके पास फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये 20 न्यूटन दिया है और ये कितना दिया है, 10 न्यूटन, और ये एंगल कितना दिया है आपको, 37। ये बोल रहे हैं फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ 10 न्यूटन ऑन 20 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन का प्रोजेक्शन कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 cos 37, तो 10 इंटू कॉस 37, 4/5, 5 टू 10, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर, 8 न्यूटन।
तो आंसर कितना आएगा 8 न्यूटन। तो प्रोजेक्शन ऑफ 10 न्यूटन और 20 ऑन 20 न्यूटन इस तरह से निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं आपको, आप करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है बेटा, मान लीजिए आपके पास ये क्या है 5 न्यूटन है और ये क्या है ये 10 न्यूटन है और ये कितना है 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ 10 न्यूटन ऑन 5 न्यूटन, या कमेंट में आंसर दे देंगे, ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नोट करिए, ठीक है। हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास कितना है m है और इस पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे, ठीक है। तो आपको बताना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 20 cos 37 और वर्टिकल कहाँ जाएगा ऊपर, हो जाएगा 20 sin 37, हो जाएगा 20 इंटू cos 37 4/5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये कितना आएगा 16। यहाँ पे देखें तो 20 और sin 37 3/5, 5 4 जा 4 3 जा, तो कितना आएगा 12। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 16 एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 12। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ना मैं नीचे धंस रहा हूँ ना मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है मेरी बॉडी पर लगने वाले वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स क्या है बराबर है, या वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो कितना है 0 है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। मतलब अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम अगर 0 है, तो हम ये मानेंगे कि वो बॉडी किसमें है इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम से मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, हो सकता है बॉडी चल रही हो लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। तो दुनिया में अगर फोर्स की हम लोग बात करें तो फोर्स दुनिया में पहले कौन आया, फोर्स आया देन एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी बॉडी है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन वो चल रही है। तो जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस पर एक्सेलरेशन नहीं है। तो जिस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो उस बॉडी पर नेट फोर्स भी क्या है 0 है। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट में रहे, बॉडी अगर चल भी रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आई होप आपको क्लियर है, फिर भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, बॉडी एट रेस्ट or moving is in equilibrium if vector sum of all the forces acting on them is 0। अगर कोई बॉडी है या तो वो चल रही होगी या रेस्ट में होगी तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी अगर उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो जाए, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो जाए 0 हो जाए। अब समझो बात को, आइए लिख लेना इसको। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास m है और ये कैसा है रेस्ट में है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास अगर कोई बॉडी है ग्रेविटी में है, तो अगर हम लोग ग्रेविटी में है तो हम पे फोर्स लगाती है ग्रेविटी नीचे की तरफ
अर्थ के सेंटर की तरफ कितना लगाती है, mg लगाती है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारा मास कितना है, m है, तो ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आएगा, जिसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना लगेगा, नीचे mg लगता है। ठीक है, अब समझना बात को, नीचे mg लगता है। मैं नॉर्मल अभी समझा नहीं रहा हूँ, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सर अगर इस बॉडी पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है। अब ऐसा समझो कि जैसे हमने न्यूटन का थर्ड लॉ क्या पढ़ाया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब समझो ये कहानी थोड़ा समझाई देते हैं। जैसे मान लो कि ये टेबल है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी अगर नहीं है तो ये ब्लॉक क्या होता जाएगा, बाहर घूमता रहेगा। अगर मान लो हम इस यहाँ पे धरती माता को रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अर्थ ला के रख देते हैं, तो अर्थ क्या करेगा, इसको खींचेगा। कितना फोर्स से खींचेगा, mg से खींचेगा। तो जैसे mg से खींचेगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस टेबल पे ठक करेगा। जब टेबल पे ठक करेगा तो टेबल पे फोर्स लगाएगा। जब टेबल पे फोर्स लगाएगा तो टेबल ब्रेक नहीं हो रहा है या टेबल टूट नहीं रहा है, तो फिर टेबल भी क्या करेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ब्लॉक ने टेबल पे कितना फोर्स लगाया था, n, मतलब हर एक पॉइंट से भी लेंगे तो सारे n जोड़े लेंगे नहीं, सबका मिला के n लग रहा है। तो इस बॉडी के या ब्लॉक के हर एक पॉइंट इस टेबल के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सब मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, n। तो टेबल भी उस पर फोर्स लगाएगा। तो एक्शन क्या हुआ, ब्लॉक ने जो टेबल पे फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। और रिएक्शन क्या हुआ, टेबल ने जो ब्लॉक पे लगाया, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो फिर तुम बोलोगे सर mg क्या है, mg तो अर्थ ने लगाया था ना, mg किसने लगाया था, अर्थ ने। किस पे लगाया था, ब्लॉक पे। तो अगर mg एक्शन होगा तो रिएक्शन किस पे आएगा, बॉडी पे। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेनिस का बॉल है और मैं उसको मार दूं दीवार पे, धड़ा, तो दीवार पे अगर हमने मारा हुआ है तो टेनिस बॉल ने एक्शन किया दीवार पे और फिर वापस आएगी। तो वापस क्यों आए, क्योंकि रिएक्शन दिया है दीवार ने, किस पे दिया है, बॉल पे दिया है। तो एक्शन कहाँ गया, दीवार पे, और रिएक्शन कहाँ पे आया, टेनिस बॉल पे आया है। नहीं आ समझा। अगर मैं ऐसे दीवार पे मारता हूं टेनिस बॉल को तो दीवार पे एक्शन दिया किसने, बॉल ने दिया है। फिर रिबाउंस होना है उसको, तो रिबाउंस होना है तो क्यों हुआ रिबाउंस, क्योंकि दीवार ने बॉल पे, टेनिस बॉल पे फोर्स लगाया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन हो गया ना डिफरेंट बॉडी पे। तो एक्शन किस पे हुआ, टेबल पे। किसने किया, ब्लॉक ने। तो रिएक्शन किस पे हुआ, ब्लॉक पे। किसने किया, टेबल ने। तो mg क्या है, mg फोर्स है। जैसे अगर मैं टेनिस बॉल को ऐसे मारता हूं दीवार पे तो एक्शन रिएक्शन कहाँ हुआ, दीवार के सरफेस पे या दीवार से जब कांटेक्ट में रहे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये जो अर्थ mg है ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है। तो अगर ये ब्लॉक इस टेबल के कांटेक्ट में नहीं आता तो एक्शन रिएक्शन होता नहीं। तो अगर मैं बॉल को दीवार पे मारता नहीं तो एक्शन रिएक्शन होता नहीं। तो एक्शन रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, बॉडी को कांटेक्ट में आना चाहिए। तो बॉडी को कांटेक्ट में लाने के लिए ये वाला mg वाला फोर्स, जैसे मैं ये लगा रहा हूँ, ये वो वाला फोर्स है। और एक्शन रिएक्शन क्या हुआ, ब्लॉक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में हुआ। तो ऐसे ही इसने इसको खींचा तो इसने टेबल को दबाया तो टेबल भी इस पर फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज रिएक्शन। समझे। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा। तो ब्लॉक पे ही कितना लगेगा, नॉर्मल। तो हम लोग ब्लॉक के फोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी किसी के फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। टेबल पर फोर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ब्लॉक पे फोर्स की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये गिनेंगे कि सर ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है और टेबल लगा रहा है। तो ग्रेविटी किधर लगा रहा है, नीचे लगा रहा है। टेबल किधर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है। कितना लगा रहा है, n लगा रहा है। इट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक पे फोर्स कौन लगा रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है।
तो अब ये जो ब्लॉक है ना जो नीचे धंस रहा है ना ही ऊपर उड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब इसके जो n है वो mg के बराबर हो जाएगा, तो यहां से इक्विलिब्रियम से हमको ये चीज मिलती है। या फिर हम लिख सकते हैं n प्लस mg बराबर कि वेक्टर m प्लस वेक्टर mg बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे बात को? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर हो तो एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं, फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जैसे हमने ब्लॉक को रखा, यहाँ ग्रेविटी नहीं था, फिर हमने ग्रेविटी को लाके अर्थ ही रख दिया। यहाँ पे जब अर्थ रखा तो ये ब्लॉक को खींचेगा, तो ब्लॉक को खींचेगा तो ब्लॉक टेबल पे ठक करेगा, तो ब्लॉक टेबल पे फोर्स कितना लगाएगा, n लगाएगा। तो टेबल पे ब्लॉक पे फोर्स कितना लगाएगा, n लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ब्लॉक पे टेबल पे एक्शन करेगा तो टेबल ब्लॉक पे रिएक्शन करेगा। अब हम जब ब्लॉक की बात करते हैं तो हम केवल ब्लॉक में लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं, इसलिए हमने टेबल की बात नहीं करी है। तो ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ब्लॉक पे और कौन फोर्स लगा रहा है, टेबल लगा रहा है। तो नीचे कौन लगा रहा है, अर्थ mg लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ब्लॉक पे लगा रहा है। और ऊपर कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, n लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ब्लॉक पे लगा रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे डाउनवर्ड कितना है, mg है, एंड अपवर्ड में कितना है, n है। तो ब्लॉक ना ही ऊपर उड़ रहा है ना ही नीचे धंस रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो mg है वो n के बराबर होगा, क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये आप बना लीजिए, ये कंसेप्ट है और ये समझना चाहिए। ठीक, चलिए थोड़े क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 400, ये कितना है 37 डिग्री पे, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 500, और ये आपको लग रहा है 53 डिग्री पे। ठीक है, और ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये मान लीजिए x एक्सिस है। ऐसे तो ये बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम कितना होगा एंड वर्टिकल फोर्स का सम कितना होगा। मतलब आपके पास यहाँ पर हम लोग देखें ये क्वेश्चन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, दो फोर्स है, दो फोर्स है, लेकिन वो एक 37 डिग्री पे इधर पे लग रहा है और एक 5 डिग्री 53 डिग्री पे इधर पे लग रहा है। तो क्या करोगे, हम सबको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब हम सबको रिजॉल्व करेंगे बच्चे, तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर पे आएगा 400 cos 37 और इधर पे कितना आएगा 400 sin 37। इसको रिजॉल्व करेगा तो ये इसका ये डायरेक्शन ऐसा है ना, इसका हॉरिजॉन्टल का अपोजिट में आएगा, तो कितना हो जाएगा 500 cos 53, और इधर पे इसका आएगा तो हो जाएगा 500 sin 53। तो जो आपके पास समेशन ऑफ वर्टिकल होगा ये होगा, और आपके पास समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा ये होगा। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 4/3 cos 37 की, है ना, 4/5 तो हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 500 इंटू 3/5, तो 500 जा तो कितना हो जाएगा 300, तो ये हो गया 300। तो अगर हम एफ हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो राइट में कितना लग रहा है 320 और लेफ्ट में कितना लग रहा है 300, तो ये माइनस हो जाएंगे जो कि इनके बीच का डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कितना आएगा 320 माइनस 300, तो कितना आएगा बेटा 20 न्यूटन। अब हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला होगा 400 इंटू 3/5 तो 80, तो ये हो जाएगा 240, और ये वाला हो जाएगा 500 इंटू 4/5 sin 53, 500 जा तो कितना हो जाएगा 400। तो इसका दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा 240 और प्लस कितना 400, तो कितना हो जाएगा 640 न्यूटन। तो आपके पास आंसर कितना आया, एफ हॉरिजॉन्टल आया 20 न्यूटन का और एफ वर्टिकल कितना आया है 640 न्यूटन का। एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मतलब वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। अब थ्योरी या कंसेप्ट जो है थोड़े हैं, बट क्वेश्चन का वेराइटी बहुत होता है, तो हम लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हमको कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप करिए, फिर हम लोग उस क्लास को खत्म करें। ठीक,
क्वेश्चन ऐसा है बच्चे, ये मान लीजिए आपके पास ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है और एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर एक 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऊपर से 37 डिग्री एंगल बना रहा है और एक फोर्स आपको 100 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको बताना है हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आप करिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी सेशन देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे 20-20, 30-30 मिनट का हम लोग लेक्चर बना के पढ़ते रहेंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग तब तक बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी मटर गश्ती कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कॉमेडी वाला वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में ना, या फिर मूवीज देख रहे हैं, तो वो देखना भी बंद करके लेक्चर्स पे ध्यान दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, तब तक बहुत पढ़ाई हो चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू।